Assalamu alaikum. So today the guest we have today is Usman Bhai. He's a person जो कि आप जिनसे बात करके आप पहली दफा आपको लगता है जिंदगी में कि this is a conversation that you needed to have much earlier. He's double masters in health from America, and we are going to talk to him about कि how best to respond to this corona situation, inshallah. और पाकिस्तान में आइडियली हमें कोरोना सिचुएशन के लिए क्या करना चाहिए था। तो उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो उस्मान भाई थैंक यू फॉर आप हैविंग मी। दिस इज़ एन ऑनर बहुत बड़ा। आपका मतलब मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द बिगिनिंग के मतलब यू हैव एन अमेजिंग बैकग्राउंड, मतलब आपकी डबल मास्टर्स है, हेल्थ में है, वो भी हेल्थ पॉलिसी में यू आर अ हेल्थ एनालिस्ट बाय प्रोफेशन। तो जी, जी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ विद के व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज़ दिस फील्ड, क्योंकि इट्स अ वेरी रेयर चॉइस इन पाकिस्तान। सो बेसिकली माज़ मैं जब अपना ओए लेवल्स खत्म किया था उस वक़्त हर बच्चे की तरह दिमाग में जो फ़ील्ड थी, वो या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी होती है, तो मेरे दिमाग में डॉक्टर बनना था। अनफॉर्चुनेटली पर्सनल सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि जिसकी वज़ह से उस तरफ नहीं जा सका मैं। तो आई एंडेड अप गोइंग टू लम्स जहाँ पे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा और मैथ्स पढ़ा और सोशल साइंसेस के भी काफ़ी सब्जेक्ट्स वहाँ पे पढ़े। वहाँ से जब मैं निकला तो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर काफ़ी अच्छी जॉब्स मिली। कुछ अर्सा कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने के बाद अ, अंदर से हमेशा ये होता था कि यार कुछ लोगों के साथ मिलके काम करना चाहिए। और कॉर्पोरेट सेक्टर आपको पता है कि मतलब इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्ट प्लेसमेंट, चीज़ें बेचना, मेकिंग प्रॉफिट। तो वो कुछ मेरी नेचर के साथ इन सिंक नहीं था, तो वेरी सून आई अबैंडन्ड दैट फील्ड एंड आई वेंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट सेक्टर। मैंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ अच्छा काम किया। वहाँ पे क्योंकि मेरा हेल्थ की तरफ ही रुझान था पर्सनली हमेशा से, वहाँ पे मुझे किसी ने आके ये बताया ड्यूरिंग वन ऑफ आवर ट्रेनिंग्स कि यहाँ पे हेल्थ पॉलिसी के बंदे कोई नहीं है। तो हमें हेल्थ पॉलिसी का बंदा कोई चाहिए पाकिस्तान के अंदर। वी डोंट हैव इनफ हेल्थ पॉलिसी एक्सपर्ट्स एंड वी डोंट हैव इनफ एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो उसी दौरान में मैं फुलब्राइट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहा था, तो उससे मुझे ये एक विजन मिला कि हेल्थ पॉलिसी के ऊपर काम किया जा सकता है। तो वहाँ से फिर मैंने अप्लाई किया हेल्थ पॉलिसी के लिए, बाहर जाके फिर मैंने पढ़ा उसी के ऊपर। कुछ अर्सा अमेरिका में भी काम किया मैंने, कैपिटल हिल के ऊपर। उनके जो वेटरन्स हैं, उनके यूरोलॉजिकल इश्यूज़ के ऊपर कुछ अर्सा मैंने काम किया, कुछ बिल्स भी को-ऑथर किए। तो उसके बाद मैं पाकिस्तान आया, लेकिन पाकिस्तान फॉर्च्यूनेटली जो साहब जिन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि आप हेल्थ पॉलिसी पढ़ें, उन्होंने मुझे ये नहीं बताया था कि हेल्थ पॉलिसी एज़ अ फील्ड डज़ नॉट एक्जिस्ट इन पाकिस्तान एज़ सच। तो बस वो फिर वापस आके आई वर्क्ड एज़ एडवाइज़र, एज़ अ कंसल्टेंट टू वेरियस प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशंस, टू आईएनजीओज़। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी काम किया है, अभी भी गवर्नमेंट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा हूँ। So that's how I landed up in public health, and I think it's a very fulfilling experience for anyone out there जो कि हेल्थ का शौक रखता है लेकिन फॉर एनी रीजन मेडिसिन में नहीं घुस पाया। यू कैन डू अ लॉट ऑफ गुड फ्रॉम दिस एंगल एज वेल। तो उस्मान भाई, आपके जो मतलब यू हैव अ वेरी यूनिक टेक ऑन हाउ बेस्ट टू सॉल्व this crisis, how best to tackle with this crisis, and it is backed up by data, backed up by science instead of emotions. So I would like you to expand upon this कि आप मतलब थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें कि आपके ख्याल में जो ये कोरोना का मतलब पाकिस्तान में सिचुएशन अभी जिस स्टेज पे है, हाउ शुड वी गो अबाउट टू टैकल इट इंशाल्लाह। ये माज एक ऐसा गुंजल बन चुका है ना कि इसको सुलझाने के लिए इसका सिरा मिलना बड़ा मुश्किल है। तो हमें कुछ पैरामीटर्स को सामने रखना पड़ेगा। एक तो ये है कि हमारा जो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स कोविड 19 रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ये कोई डेटा बेस्ड रिस्पॉन्स नहीं था। ये हमारा एक जिसे कहते हैं एंजाइटी एंड फियर बेस्ड रिस्पॉन्स था ऑन वेरी लिमिटेड डेटा कमिंग आउट ऑफ वुहान। और उस रिस्पॉन्स के अंदर हमने उसको रेट्रोस्पेक्टिवली उस डेटा के साथ सही तरह एंगेज नहीं किया। और इनफैक्ट जब
इसके अंदर एक एलिमेंट बहुत बड़ा पॉलिटिक्स का है। पॉलिटिशियन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्विक डिसीजन मेकिंग करेंगे, और इस तरह के मौके पे जहाँ पे एक ग्लोबल पैनिक फैला हुआ है, ये ऑप्शन तो होता नहीं है कि कुछ ना किया जाए, लेट्स वेट एंड सी, बिकॉज ऑब्वियसली ऑपोजिशन इज गोइंग टू बुचर यू इन पार्लियामेंट। तो ये जो प्रेशर था बहुत ज्यादा गवर्नमेंट्स में कि कुछ करना है, कुछ करना है, अच्छा क्या करना है, चाइना ने क्या किया है, लॉकडाउन किया, लेट्स गो विद दैट। नाउ इन अ डेटा स्पार्स सिचुएशन, जहां पे आपके पास डेटा काफी ना हो, ये एक्शन कुछ हद तक लेजिटिमेट है, अंडरस्टैंडेबल है। इनफैक्ट इट्स नॉट रियली अ पॉलिसी डिसीजन लॉकडाउन करना इज biding time, finding time to be able to make adequate policy decisions। क्या आपने लॉकडाउन कर दिया, अब चले स्ट्रेटेजाइज करें कि प्लान क्या करना है। अनफॉर्चुनेटली इस लॉकडाउन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा, जिसे हम कहते हैं, एनेक्डोटल एविडेंस आ गई। एनेक्डोटल एविडेंस का मतलब है कि किसी बंदे ने इमरजेंसी रूम में एक पर्टिकुलर केस देखा, यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ फ्रंटलाइन वर्कर, एंड आप इसको कंफर्म भी कर सकते हैं, कोरॉबरेट भी कर सकते हैं कि आपने एक केस देखा, आपने वो केस रिपोर्ट किया। वो जो रिपोर्टेड केस है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिज्म के बारे में एक एफोरिज्म है, कहते हैं कि जी इफ इट ब्लीड्स इट लीड्स। तो वो जो तकलीफ दे स्टोरी है ना, वो लीड करेगी अखबार के अंदर। तो आपने वो रिपोर्ट की फ्रॉम अ मेडिकल इंटरेस्ट पॉइंट। मेरा एज अ जर्नलिस्ट इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है, वट एवर इज सेंसेशनल वर्क। एंड मीडिया के अंदर इसके हवाले से रिपोर्टिंग जो हुई है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल लेवल पे हुई है। बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें मीडिया ने रिपोर्ट की है, इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिश हुई है इन व्हाट इज कॉल्ड अ प्री पीयर रिव्यूड जर्नल। एक साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन कि भाई हमें ये लगता है ये हो रहा है, ये हम इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह शेयर किया कि भाई देखें क्या ये बात आपको सही लग रही है, उसको मीडिया ने उठा के एज अ फैक्ट प्रेजेंट किया। ये हमारे पास बातें आई थी जब एरोसोल के स्प्रेड की बात आ रही थी कि 26 फुट तक जाता है, 10 घंटे तक हवा में रहता है। अब ये बात एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर की थी कुछ लोगों ने कि भाई वायरस जो है 26 फुट तक, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में 8 घंटे तक, इन 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 अ क्लोज एनवायरनमेंट जहां पे एरोसोल प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली हो रही है, उसमें होता है। मीडिया ने उसे उठा के क्या लगा दिया जी कि हवा में फैला हुआ है वायरस। सो द फैक्ट कि हमारे पास कोई सिस्टम या मैकेनिज्म नहीं था कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है उसको हम एक्चुअल तरीके से ट्रांसलेट करें फॉर जनरल कंजम्पशन, फॉर मास कंजम्पशन, इतना ज्यादा पैनिक फैल गया। एक फिगर है जो कि सर्कुलेट कर रही है हर जगह पे, जिसे कहते हैं केस फेटेलिटी रेट, कि 3.4% जो लोग हैं वो उनका केस फेटेलिटी रेट है, जिसका मतलब है कि तकरीबन 4 बंदे 100 में से इस इस बीमारी की वजह से फौत हो जाएंगे। अब केस फेटेलिटी रेट का प्रॉब्लम ये है कि केस की डेफिनेशन क्या है। अब केस की डेफिनेशन ये है कि जो बंदा, जो कि मैं सीडीसी की आपको बताता हूँ, या एंथनी फाउची जो कि अमेरिका के अंदर हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं इन लॉट ऑफ वेज, इन लॉट ऑफ वेज ग्लोबली इसको वो लीड कर रहे हैं। तो उनकी केस डेफिनेशन ये है कि इफ समबडी शोज अप इन द हॉस्पिटल विद, जिस निमोनिया के हमारे होते हैं सिम्टम्स, somebody shows up in the hospital with those symptoms, तो वो केस है। उन केसेस में से वो जो क्रिटिकल केसेस आते हैं उनमें से कितने लोग मरते हैं, वो हुआ केस फेटेलिटी रेट। इसका मतलब ये नहीं है कि इतने लोग बीमारी की वजह से मरते हैं, बीमारी बहुत ज्यादा फैली होती है। इन्फेक्शन का स्प्रेड होना और केसेस का हॉस्पिटल में रिपोर्ट होना, ये दो फर्क बातें हैं। और इसके अंदर हमारे मीडिया ने बिल्कुल इसके अंदर जिसे कहते हैं फर्क नहीं किया इन देयर डिस्कोर्स, जिसकी वजह से अगर आप अपने मोहल्ले में देखें 100-200 बंदा तो है, इसका मतलब ये है कि आपके मोहल्ले में 8-9 बंदा मर जाएगा। अगर सिर्फ आप केस फेटेलिटी रेट को ऑन द सरफेस लें, जिसकी वजह से घरों में माएँ परेशान हैं, सारे बुजुर्ग परेशान हैं, क्योंकि वी नो दैट दिस डिजीज हैज अ ग्रेडियंट फॉर द एल्डरली पीपल। तो मतलब मेरी अपनी वालदा 2 दफा मेरे पास आ चुकी हैं, रात को 1 बजे उन्होंने मुझे जगाया, उनका बेटा मुझे ड्राइनेस हो रही है, खांसी हो रही है मुझे। ऑब्वियसली इतना पैनिक सोशल मीडिया के अंदर। So one of the biggest problems and challenges that we have had is the translation of the data that is available. क्योंकि ये जो डेटा निकल के आ रहा है हमारे सामने, ये peer reviewed नहीं है। Peer reviewed, if you want me to, then I can expound on what peer review is. तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि ये peer reviewed नहीं है डेटा, तो इसको एज इट इज मीडिया के अंदर रिपोर्ट करना इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारी मिसकंसेप्शंस बनी हैं।
exaggeration around the scope of this disease, the mortality and morbidity around this disease. तो एक और चीज है, मैं एज ए जर्नलिस्ट भी काम कर चुका हूँ कुछ ऐसा, राइट आउट ऑफ लम्स, थोड़ा सा एक ब्रीफ स्टेंट था मेरा जर्नलिज्म के साथ। तो एक चीज ये है कि नेगेटिव फ्रेमिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है, ये मीडिया का ब्रेड एंड बटर है। अब इसको आप अच्छा कह लें, बुरा कह लें, मीडिया की तनकीद में हम नहीं जाते, उनके अपने इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स हैं, अपने बिजनेस मॉडल हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ कि 5% लोग जो हैं, ये डेटा काफी ज्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है कि 5% लोग जो इवेंचुअली अस्पतालों में जाते हैं, ठीक है, दे नीड क्रिटिकल केयर। ये काफी ज्यादा कॉमनली कोटेड स्टेटिस्टिक है। इसको 5% को ही कोट किया जा रहा है। अब आपकी जब भी हेडलाइन आएगी तो 5% फेस क्रिटिकल इश्यूज मीडिया के अंदर। कभी ये इस बात पे फोकस नहीं किया लोगों ने कि 95% आर गेटिंग बाय just fine or with very mild symptoms. And this is not to say that the 5% part isn't critical, but in terms of creating mass hysteria and creating a certain notion in people's minds, it is equally important to counter that. It is equally important कि आप 95% की भी बात करें। तो lack of data और उसकी poor translation की वजह से बहुत सारे मसले हैं, जिसकी वजह से इस वक्त you will see the best experts working around the country making wildly inaccurate suggestions on how to deal with the problem. अब इसमें उस्मान तो भाई आप ये बता सकते हैं कि मतलब if you were put in charge, तो what would you do to tackle with this situation? Maz, there is a concept called total harm minimization. ये एक प्रोफेसर आजकल बहुत मशहूर हुए हैं, डेविड कैट्स फ्रॉम येल। वो ये टोटल हार्म मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक पब्लिक हेल्थ का फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं इस कोविड रिस्पॉन्स को लेके। एंड इफ आई वाज टू अलाइन माई सेल्फ विद समवन, ही वुड बी द पर्सन, बिकॉज फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल हु आर आल्सो लिसनिंग कि मैं ये बात कहूं कि हमारे यहाँ पे मेरी बेटी आ गई थी, हमारे यहाँ पे ये भी वो बीबीसी मूवमेंट होने वाला था, जो शायद आपने हाँ होने वाला था। ताकत तो हमारे यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हम इस वायरस की विरुलेंस को, इसके हेल्थ इम्पैक्ट को क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम उसके स्केल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार कितना बड़ा स्केल है, और भी बीमारी हैं, वबाई अमराज हैं, उनके बैकड्रॉप में देखिए, मैं और आप जब सुबह बेड से निकलते हैं तो वी अज्यूम अ सर्टेन रिस्क। हम गाड़ी में बैठते हैं, वी अज्यूम अ सर्टेन रिस्क। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, यू अज्यूम अ सर्टेन रिस्क। आप किसी दोस्त से मिलने जाते हैं रात के वक्त, यू अज्यूम अ सर्टेन रिस्क। हर चीज की एक रिस्क है। हाउ मच मोर इज द रिस्क? एंड in every influenza season there are influenza like illnesses and you assume that risk. How much more is the risk associated with this virus? पहली बात ये है कि इसको हमें गेज करने की जरूरत है। उसके लिए सीरो प्रेवलेंस स्टडीज हो रही हैं दुनिया के अंदर, और ऑब्वियसली दे आर नॉट द मोस्ट एक्यूरेट थिंग्स इन द वर्ल्ड, बट दे आर द बेस्ट वी हैव, और उसके ऊपर इंप्रूवमेंट हो रही है। सीरो प्रेवलेंस का मतलब है कि कितने लोगों में से वायरस गुजर गया और उनमें अब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो हमें ईरान के अंदर से, हमें जर्मनी के अंदर से, न्यूयॉर्क के अंदर से, कुछ हद तक कैलिफोर्निया के अंदर से ये एविडेंस मिली है कि substantially larger number than the cases reported, to the order of magnitude between 30 folds to 85 folds. Like 20% of New Yorkers के अंदर प्रोजेक्ट किया गया कि 20% of New Yorkers के अंदर ये एंटीबॉडीज मौजूद हैं, एंटीबॉडी स्टडी के हिसाब से। Now, which means कि total number of people infected बहुत ज्यादा हैं। What's the good part about that? We know that majority जो लोग हैं वो इससे जब इन्फेक्ट होते हैं तो उनका immune response develop होता है, and they have mostly either mild symptoms or they're asymptomatic. दूसरी बात जो इससे हमें पता चलती है कि जो fertility rate है वो technically बहुत low है as compared to what WHO initially told us. And fertility rate को समझना critical है, because सारा जो खौफ है इस चीज का, scale of fear, we need to balance that out.
Now, in terms of, first, we need to get these numbers right. So one thing that we can do in Pakistan is we can do representative sampling and zero prevalence studies in different cities. Major जो हमारी cities हैं, इधर हम zero prevalence studies करवाएं. And government has the resources to do it. We need a representative sample. We don't need to do it across the population. जो mass surveillance की बात हो रही है, I mean, mass आप public sector hospital में काम करते हैं, you know it better हमारी capacity कितनी है और हमारी competency कितनी है. डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी तो क्वेश्चनेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बट जनरल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है पब्लिक हेल्थ का, उसके हवाले से आपको बेहतर पता होगा कि तो हम पॉपुलेशन वाइड टेस्टिंग की या जो हम बात करते हैं, मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा वी आर शूटिंग फॉर समथिंग दैट इज नॉट रियली पॉसिबल. अब उसके अंदर फिर जीरो प्रेवलेंस स्टडी आ जाती है कि आप एंटीबॉडी टेस्टिंग करो पॉपुलेशन की और फिर देखो कितना फैला हुआ है, फिर आप अनलॉक की तरफ जाते हो, फिर आप देखते हो कि यार कितना स्प्रेड हो चुका है, हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमें कितना चाहिए. देयर आर रियली गुड स्टडीज कमिंग आउट. स्टैनफोर्ड के एक प्रोफेसर है माइकल लेविट. उस्मान भाई, I would like to मतलब redirect you to the point के you are about to tell कि you would have followed a certain person और उनके steps मैं उसी तरफ आ रहा हूँ क्योंकि मास ये मामला ऐसा है कि अगर आप इसका कॉन्टेक्स्ट ना सेट करो ना, पीपल विल मिसअंडरस्टैंड यू. सो फॉर इंस्टेंस डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है. इमरान खान कहता है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. देयर आर अदर राइट विंग पॉलिटिशियंस वो कहते हैं लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. मैं कहता हूँ कि आइसोलेशन होनी चाहिए, सोसाइटी का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए. अब अगर मुझे फौरन लोग उठा के डोनाल्ड ट्रंप के कैंप में डाल देंगे, वो अनफेयर बात होगी. तो डोनाल्ड ट्रंप एक पॉलिटिकल मोटिवेशन से कह रहे हैं, मैं एक साइंटिफिक एनालिसिस की बेसिस पे कह रहा हूँ. द पॉइंट इज कि अगर आपकी सोसाइटी हर्ड इम्यूनिटी के ऑलरेडी इतने करीब है, तो आप रिस्क स्ट्रैटिफाइड रोल बैक ऑफ द लॉकडाउन कर सकते हैं, विच मीन्स कि व्हाट वी नो फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ दिस वायरस इज कि yes, we have had some adverse outcomes in younger population, but population wide level पे those are sort of the adverse outcomes जो कि daily basis पे हम वैसे भी देख रहे हैं लाइफ के अंदर. वो जो risk है इतना कोई exponentially higher than normal background risk of existence नहीं है. So children में especially immunity towards COVID is very formidable, and these could be the people who are at the sort of at the forefront of developing herd immunity in the society. Younger population and children. आप Sweden की example देख लें. I think I would propose a similar model where they have social distancing measures in place, but enforced through the writ of state नहीं है. लोगों को educate करके उन्होंने कहा कि आप खुद ख्याल रखें और स्कूल खुले हुए हैं. स्वीडन ने जहां पे मार खाई है और वही हमें ख्याल रखना है इस मुल्क के अंदर. We don't have old home, but we do have old people. स्वीडन ने जहां पे मार खाई है कि उन्होंने अपने ओल्ड होम्स को प्रोटेक्ट नहीं किया, इसीलिए 1/3 ऑफ उनकी डेथ्स जो हुई है वो ओल्ड होम्स में हुई है. सो वी नीड टू हैव अ मैसिव एजुकेशनल कैंपेन अराउंड दिस, एंड वी रियली नीड टू स्टॉप सेइंग कि हमारी कौम जाहिल है, उससे समझ नहीं आती. जहां पे जाम के लाले पड़ते हैं ना, वहां पे समझ आ जाती है. हमारा मसला ये है कि हमारी मैसेजिंग अप्रोप्रिएट नहीं होती ऑडियंस के लिहाज से. वी नीड मैसिव ट्रांसलेशनल स्ट्रक्चर, एविडेंस टू प्रैक्टिस स्ट्रक्चर हमें चाहिए, जहाँ पे हम ये जो दुनिया से हमने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी किया, हम लोगों को समझाएं कि यार सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, आपका क्या नाम है, कोई किसी को आइसोलेट कैसे करना है, क्वारंटीन में कैसे जाना है, और अपने बुजुर्गों का लोग खुद विद इन देयर फैमिलीज इस तरह से आइसोलेशन करें. कुछ हमारा तबका है जो कि ये नहीं कर पाएगा, और वहां पे स्टेट असिस्टेंस और हमारी प्राइवेट फिलैंथ्रोपी की जरूरत है. लेकिन ये जो कंसेप्शन है हमारा कि लोग अपने सर्वाइवल को नहीं समझ सकेंगे, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. वी डोंट हैव एडिक्वेट एजुकेशनल कैंपेन. अच्छा, फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू चैलेंज यू ऑन दिस पॉइंट उस्मान भाई के अभी जिस तरह मार्केट्स खुली हैं तो लोग मतलब आपने देखा होंगे कि मुख्तलिफ पिक्चर्स आ रही हैं कि मतलब वो लेने कि वुमेन आर आउट शॉपिंग खाड़ी पे ये वो. तो मतलब इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग यू करेक्टली, तो यू आर नॉट अगेंस्ट मतलब क्लोजिंग द मार्केट, मतलब यू आर अगेंस्ट क्लोजिंग द मार्केट. आप कहते हैं कि मार्केट खोलो, कोई जरूरत नहीं मार्केट को बंद रखने, ऐसे ही है. सो अगेन आई वुड रेफर यू बैक टू व्हाट आई सेड अर्लियर कि भाई देखो यार, स्वीडन के अंदर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने
दुकानें खोली रखी हैं, लेकिन साथ-साथ में लोगों को उन्होंने कहा भाई देखो, देख के जाओ बाहर, बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड दिस मैसेज हैज़ बीन रिपीटेड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, और उनके एजुकेशन करिकुलम का हिस्सा बनाया गया। अब उसकी 360 डिग्री होलिस्टिक रीइंफोर्समेंट की उन्होंने, थ्रू मैसेजिंग, थ्रू टीवी। हमारे मीडिया पे लोग बस क्या नाम है, अल्लाह का शुक्र है टीवी नहीं देखता मैं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत व्हाट्सएप वगैरह आगे पीछे से आ जाते हैं, एक दूसरे से लड़ने पे लगे हुए हैं, अपनी इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी जमाने पे लगे हुए हैं। कोई लोगों को एजुकेट करने की तरफ सीरियसली नहीं आ रहा। लाइक आई सॉ द वीडियो यू मेड यस्टरडे एंड पीपल आर नॉट डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क नाउ। सो आप, मैं ये नहीं कहता कि आप मार्केटिंग खोल दें और अन्य वाले लोग उधर आ जाएं, ठीक है? लाइक सो फॉर इंस्टेंस यू कैन हैव अ स्ट्रक्चर वेयर बाय certain number of people are allowed inside a mall. आपके ऑटोमेटिकली लोग रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, आप अपनी कंसंट्रेशन। एंड दूसरी बात है कि जब आप लोगों को एजुकेट करोगे अबाउट द स्ट्रैटिफाइड रिस्क, कि किस एज ग्रुप की कितनी रिस्क है, किस एज ग्रुप की कितनी रिस्क है, और किस एज ग्रुप को घरों में आइसोलेट करना है फॉर द नेक्स्ट मंथ और टू, तो ऑटोमेटिकली आपकी मार्केट के अंदर जो अवाम निकलना शुरू होगी वो लो रिस्क अवाम होगी। एंड दिस इज व्हाट वी सी इन स्वीडन। स्वीडन के अंदर भी लो रिस्क लोग ज्यादा बाहर निकल रहे हैं, बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं जिन जो हर्ड इम्यूनिटी को प्रमोट कर रहे हैं फर्दर। The problem is कि अगर आप लॉकडाउन नहीं खोलते, what is the alternative? The alternative is said to be कि भाई स्पाइक होगी, कम होगी, मार्केटिंग खोलेंगे, दोबारा स्पाइक होगी, दोबारा बंद करेंगे, फिर कम होगी। Like, what do you want? You want an infinite spike and reduction of COVID across 2-3 years, yeah, 2 years when you finally have a vaccine, which is again a critical point because वैक्सीन्स का एवरेज टाइम स्पैन ऑफ डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इट समवेयर बिटवीन 10 to 15 years के अंदर वैक्सीन डेवलपमेंट होती है। दिस इज अ वेरी डिफरेंट वैक्सीन, इट्स एन आरएनए वैक्सीन एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू मोड ऑफ डिलीवरिंग वैक्सीन। ज्यादातर जिस वैक्सीन को प्रमोट कर रही हैं फाउची भी और बिल गेट्स भी, तो we have literally no information about the effectiveness of this vaccine. मेरे और आप जैसे लोग जिनके पास ये प्रिविलेज है कि हम घरों में बैठ सकते हैं, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मार्केट का चक्कर लगाएं तो हो सकता है 2 महीने का राशन भी लें, ये मैं और आप हैं। 40% पाकिस्तान की आबादी के पास घर में हाथ धोने के लिए पानी और साबुन नहीं है, और आप उन्हें घरों में बंद कर दें। These people would get out of their homes, maybe they would go to their work, वहां पे शायद उन्हें लैट्रिन का एक्सेस हो जाए या कोई और एक्सेस हो जाए। So what I'm saying is that for you and me, lockdown, whether it works or doesn't work, our privileged position allows us to stay within lockdown, and बहुत अच्छी चीजें भी निकली हैं इस लॉकडाउन से, हवा साफ हो गई है, फैमिली से रिकनेक्ट की है, बट on the grand scale of things, इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इकोनॉमिक एज वेल एज मोर क्रिटिकली हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिसके ऊपर लोग बात नहीं कर रहे कि भाई लॉकडाउन के अपने हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज क्या हैं पॉपुलेशन के लिए। सो अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज we should really focus on health education at this moment. In fact, it was a wasted opportunity जो हमने इतना अच्छा लॉकडाउन किया है और हमने हेल्थ एजुकेशन पे फोकस नहीं किया है। हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा देते हैं इंटरवेंशन के ऊपर, और हम कुछ $100 नहीं लगाते एजुकेशन के ऊपर, जिनकी वजह से वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स बच जाते हैं। तो yeah, so my again I will reiterate, it's a risk stratified rollback of the lockdown. लोगों को बताएं इस एज ग्रुप की इतनी रिस्क है, इस एज ग्रुप की इतनी रिस्क है, इन कोमॉर्बिडिटीज वालों की इतनी रिस्क है, और उसके हिसाब से आप लॉकडाउन को रोल बैक करना शुरू करते हैं, बजाय इसके कि जो साइनो नहीं कर दिया। देयर इज no evidence that we should not be sending kids to school, and this is very problematic for me. In fact, when this whole thing started, मेरे दिमाग में इमीडिएट डर बच्चों का आया था। ऑब्वियसली मेरी 7 महीने की बेटी है, मैंने आपको बताया, तो मुझे इमीडिएटली बच्चों का आया था। साथ ही में मेरी वालदा मुझे विजिट कर रही है, उनका। तो ये 2 एक्सट्रीम्स को मैं नोट कर रहा था। आप पूरा एविडेंस बेस्ड उठा के देख लें, आप बच्चों की रिस्क प्रोफाइल उठा के देख लें, और मतलब आप पे वाज़ेह हो जाएगा कि द रिस्क दैट इज पोस्ट द चिल्ड्रन इज सो स्मॉल दैट अगर हम अपने बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज रहे और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा रहे, तो हम इन द लॉन्ग रन उन्हीं लोगों को जिनको हम बचाने की बात करते हैं, बुजुर्गों को, उनको हम एक्सपोज करते रहेंगे इस वायरस से। सो आई थिंक स्ट्रैटेजी डजंट मेक सेंस टू मी। फॉर एग्जांपल आपकी हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, हम कहते हैं कि मसलन मैं आई एम कन्विंस्ड, मैं कहता हूँ कि भाई
उस्मान भाई जिस तरह कह रहे हैं हम इसी से चलते हैं। तो इसमें हाउ डू यू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द मेडिकल सोसाइटी जो कि कहती है कि मतलब आप अगर इस तरह सोसाइटी खोलेंगे तो इतना ज़्यादा रश आ जाएगा कि हम लोग हैंडल ही नहीं कर सकते तेज आ जाएगी। और लोग सड़कों पे लोगों की डेड बॉडीज़ होंगी खुदा ना खास्ता या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल। तो हाउ डू यू एड्रेस दैट सिचुएशन कि मतलब आप इस बारे में आपकी क्या राय होगी कि मतलब अगर हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड रोल बैक करते हैं लॉकडाउन का अकॉर्डिंग टू रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, तो हाउ डू यू एड्रेस द मेडिकल हेल्थ केयर रिक्वायर्ड, उस चैलेंज को आप किस तरह करते दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। सो आई थिंक एक चीज को समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ फौरन कह दिया जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है जी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, इसका आर नॉट है, 2.5 है, 2 है, ये तो महीने के अंदर पूरी आबादी को लग जाएगा। तो पहले तो हमें डिजीज स्प्रेड की डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। ये नहीं होता कि आपने कह दिया आर नॉट इसका 2.5 है तो यह बस सब लोगों को लग जाएगा। और क्योंकि हम लोग बहुत प्रिडिक्टेबल सोशल नेटवर्क्स में ऑपरेट करते हैं। ये नहीं होता कि मैं आज इधर बैठा हुआ हूँ, मतलब बहुत लफंगा होता है उसकी और बात है, लेकिन मैं आज इस शहर में बैठा हुआ हूँ, कल मैं किसी और शहर में वायरस फैला रहा हूँ, तीसरे दिन मैं किसी और शहर में। मैं एक बहुत प्रिडिक्टेबल पैटर्न में चलता हूँ। मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं घर में हूँ, मैं इस फलानी मार्केट से सामान उठाता हूँ, so on and so forth। आर नॉट का मतलब है कि एक बंदा कितने बंदों को डिजीज स्प्रेड करेगा। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट नंबर इज कि उसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल है, उसको बीमारी नहीं हुई हुई, किसी को इन्फेक्शन नहीं हुई हुई, किसी के सिस्टम में भी एंटीबॉडीज नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम विद दैट पर्सपेक्टिव इज के वी ऑलरेडी नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी जिनके अंदर ये एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो आपका जो डिजीज का स्प्रेड डायनामिक्स है वो ऑलरेडी स्लो हो चुका है। माइकल लेविटन स्टैनफोर्ड के, ही इज अ नोबेल लॉरिएट, वो सिस्टम डिजाइन में काम करते हैं और सिस्टम बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं वहाँ पे। उन्होंने एनालिसिस किया है of pretty much every country in the world और उनके कोविड के स्प्रेड का, and he has come to the conclusion कि भाई there is not a single epidemic curve that is not self correcting, यानी कि खुद ही से वो curve, whether countries have gone into a lockdown or not, curve eventually flatten होना शुरू हो जाती है। और इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि वुहान के अंदर, हुबे के अंदर जब इन्होंने लॉकडाउन लगाया उस वक्त एपिडेमिक कर्व ऑलरेडी डाउनवर्ड ट्रेंड पे थी। सो लॉकडाउन का अगर इफेक्टिवनेस आपने देखनी है तो जैसे ही एपिडेमिक शुरू होता है वो जो बेल कर्व बनती है, आपको स्टार्ट में लॉकडाउन अगर आप लगाएं तो वायरस कंटेन हो जाता है, लेकिन पीक होने के बाद लॉकडाउन लगाने की कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है, पीक हो चुकी थी इन्फेक्शन, उसके बाद लॉकडाउन लगा है। सेम इज ट्रू फॉर साउथ कोरिया, जब उन्होंने कुछ जगहों पे लॉकडाउन मेजर्स लिए हैं आफ्टर द केसेस हैड पीक। न्यूयॉर्क में नंबर ऑफ इन्फेक्शंस हैड पीक्ड और उसके बाद लॉकडाउन लगा। सो लॉकडाउन की बेसिस पे जो सर्ज है ये कम हुआ है कुछ ममालिक में, प्रोबेबली ये बात सही है। कंट्रीज दैट वर सुपर प्रोएक्टिव, जिन्होंने शुरू शुरू में फ्लाइट्स बंद कर दी तो वायरस उन इलाकों में घुस ही नहीं सका। न्यूजीलैंड इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दिस। लेकिन बाय एंड लार्ज किसी भी मुल्क के अंदर एपिडेमिक कर्व को देखना एक रेस्पिरेटरी वायरल इंफेक्शन की बहुत मुश्किल होता है। तो लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं, ये देखें नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स बढ़ रहे हैं, आपके टेस्टिंग के नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं आप, तो उसकी वजह से जाहिर है नंबर बढ़ रहे हैं क्योंकि अवाम में फैली हुई बीमारी आप अब रियलाइज कर रहे हैं। तो that does not automatically translate into the number of people who will end up in the hospital. इनफैक्ट एंटीबॉडी टेस्टिंग से आपको ये पता चलता है कि भाई एक्चुअली बहुत ज्यादा लोगों में ये जो हमारे पास बंदे बीमार हुए हैं ये लाखों करोड़ों में से बीमार होकर हमारे पास आए। तो ये जो आइडिया था पहले कि 100 में से 4 बंदा फोत हो जाएगा, 100 में से 3.4 का जो केस फर्टिलिटी रेट था, वी रियली नीड टू रीविजिट दैट। नाउ आई मे बी रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ द विरुलेंस ऑफ this virus, in the sense that maybe it can mutate and take up, but generally what we know about these viruses is that after a certain point they want to survive, so they don't want to kill the host, they want to make them ill, but they don't want to kill the host, so usually they mutate into less virulent forms जो कि बाद में endemic हो जाती हैं। 4 कोरोना वायरसेस वैसे ही हर फ्लू सीजन के अंदर आते हैं, लोगों को बीमार करते हैं पूरी दुनिया में। तो
इन वायरसेस की कोशिश होती है कि ये म्यूटेट करके ऐसे बन जाएं कि ये सस्टेन कर सके अपने आप को, क्योंकि अगर होस्ट मारने शुरू कर दिए तो फिर इनका भी कुछ नहीं बनेगा। तो एक एवोल्यूशनरी इनका वो होता है, कैसे कहते हैं, डिजाइन के अंदर ये इंक्लूडेड चीज है कि ये अपनी म्यूटेशन के थ्रू विरुलेंस कम करते हैं। पर खुदा ना खास्ते इसके फ्लिप अगर कुछ हो गया तो फिर हो सकता है कि एक और फॉर्म ऑफ वायरस आ जाए जिसकी वजह से, लेकिन जितना डेटा और ट्रेंड हमने अभी तक देखा है उसके अंदर हमने ये नहीं देखा कि अब काफी जगहों पर हमने देखा कि लॉकडाउन लगने के की वजह से ये एपिडेमिक कर्व नीचे नहीं जा रही। एपिडेमिक कर्व नीचे ऑलरेडी जा रही थी जब लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन है क्या बुनियादी तौर पे? लॉकडाउन इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग आप अपने रेस्पिरेटरी वायरसेस को अगर ले लें तो 3 मेन चीजें हैं जो कि इंसान कर सकता है। एक गुड हैंड हाइजीन है, एक है मास्क और एक है सोशल डिस्टेंसिंग। थोड़ा दूर रहें, एक दूसरे की छींक से बचें। नाउ द प्रॉब्लम इज बिकॉज हमने आहिस्ता आहिस्ता सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, हमें ये मौका नहीं मिला कि हम इसको एनालाइज करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का कौन सा एस्पेक्ट है जो कि इफेक्टिव है। क्या हाथ धोने की वजह से वायरस ट्रांसमिशन रुक रहा है? क्या मास्क की वजह से रुक रहा है? कि लोग जो 6-6 फुट के फासले पे खड़े हैं इसकी वजह से रुक रहे हैं? हमने क्या किया? हमने सारा एक ही इन वन फेल swoop हमने लोगों को घरों में बंद कर दिया। अब वो तीनों चीजें उसका हिस्सा बन गई हैं। तो हमें अब ये नहीं पता लग रहा कि किस फैक्टर की वजह से ये डिजीज डायनामिक्स हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है। हाउएवर we have the benefit of hindsight to some degree, और जो सिस्टमैटिक रिव्यू इसके ऊपर हुआ हुआ है, कॉकरेन ने किया हुआ है, आई कैन शेयर द डिटेल्स विद यू। उसके अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट रियली रियली वर्क्स, व्हाट इज रियली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग पेंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स caused by these respiratory viruses is hand hygiene and mask. There was limited evidence on social distancing. And as far as a complete lockdown is concerned, this is unprecedented. क्वारंटीन होते हैं मोहल्ले, क्वारंटीन होते हैं इलाके जहां पे आपको एक आउटब्रेक मिलती है, लेकिन मुल्क का लॉकडाउन जो है, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड मोर डेटा इज अपीयरिंग व्हिच इज शोइंग दैट अ कंट्री वाइड लॉकडाउन इज एक्चुअली काउंटर इंट्यूटिव in a lot of ways, not the least because of the health consequences of the lockdown itself. इस लॉकडाउन की वजह से भी जो बीमारियां होंगी, तो जो मैं अपने डॉक्टर भाइयों को तसल्ली के लिए कहूंगा कि यार एक तो सिचुएशन ये है कि हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी काफी वीक है। तो उसका उसको उसको स्ट्रेन करने के लिए यू डोंट नीड अ ह्यूज ग्लोबल पेंडेमिक। आई रिमेंबर एट द टाइम्स व्हेन द टेररिस्ट अटैक्स वर एट देयर पीक ड्यूरिंग 2008-9 का एरा में, आई वाज जर्नलिस्ट बैक देन। जब भी कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता था तो जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स होते थे, they were like already at their capacity. Like we are not, the system is not designed to deal with any surge, let alone a huge surge. So what you may be experiencing at a level, at a personal level, I would recommend the doctors to also look at other times जब hepatitis के cases बढ़ते हैं, जब आपके फ्लू के सीजन के अंदर इन्फ्लुएंजा के केसेस बढ़ते हैं, कि उस वक्त भी आप अपनी सिस्टम की कैपेसिटी को जरा एनालाइज करें। तो आप यही, obviously the strain might be higher right now, but this is a failing of the system. This is not because a huge global pandemic is breaking the system. The system was never built to deal with any sorts of like surge. तो दूसरा मैं ये कहूंगा कि डेटा को आप केस फर्टेलिटी के बजाय इन्फेक्शन फर्टेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एनालाइज करें। epidemics have this bell curve where they go up and they are going down. What we are seeing are increase in testing जिसकी वजह से increase in number of cases, but तो that does not necessarily mean that epidemic curve is going up. उस्मान भाई, इसमें अगर इफ आई हैव, मतलब आपने अगर 5 स्टेप्स आपने करने हो नाउ, तो आप 5 स्टेप्स क्या करेंगे? मतलब इन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू टैकल विद दिस सिचुएशन, इफ यू हैड टू लिस्ट इट डाउन। I want to develop, first of all, I want to develop a health education strategy which caters to the lowest denomination. कि आपका हर बंदा कोविड के 10 नुकात को बखूबी जानता हो
उसको आपने टेस्ट किया हुआ हो, उस हेल्थ स्ट्रैटेजी को, उस हेल्थ एजुकेशन के एसओपीज को आपने टेस्ट किया हुआ हो, हर बंदे को बिठा के ये आपको समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, एंड देन अ 360 होलिस्टिक reinforcement mechanism through your SMSs, through your TV channels, और ऑब्लाइज करें टीवी चैनल्स को कि इतनी देर के लिए, 1 महीने के लिए आपने ये ट्रांसमिशन चलानी है, एंड most importantly, at the highest level, get epidemiologists and public health professionals working with you. We don't have, even at the highest level of federation, we don't have epidemiologists working with the government, which is rather curious because epidemiology के अंदर epidemic का concept सामने obvious है, तो मतलब एक epidemic चल रहा है और epidemiologist नहीं आपके पास, तो they need more resources at the federal level. तो फर्स्ट आपका हो So गया we हेल्थ एजुकेशन। first is definitely health education, but इस health education को top down plan करने के लिए we need these epidemiologists and public health people at the helm of it. Now उसके अंदर फिर आ जाता है कि इसका roll back करना. I would open the schools. Now this is something that जो लोगों को controversial लगेगी, लेकिन हम let's look at the numbers. Let's respect the people who are dying and people who have lost their loved ones. My condolences. अल्लाह जन्नत में आला मकाम दे उन्हें और आप सब लोगों को सब्र दे, लेकिन let's look at the facts. Let's look at the number of people who generally die in a given period. Let's look at how much of this is excess death, right? So अगर हमें बच्चों के अंदर पता है कि excess mortality नहीं हो रही during this season, we need to allow them to go out into the schools so that they can develop some level of herd immunity and push us towards herd immunity as a society. तीसरी बात ये होगी कि आप अपने बुजुर्गों की हेल्थ रिस्क असेसमेंट हम लोग तो खुद कर सकते हैं, बट टू बी ऑन द सेफ साइड 65 एंड प्लस को हम आइसोलेट करें फॉर द नेक्स्ट मंथ और सो till it becomes clear that the epidemic is on the downside of the curve. जो सोशल लेवल पे या मॉल्स के लेवल पे एक बात है कि business interest always trumps personal interest, unfortunately. So I don't see how you're going to control this because प्रॉफिटेरिंग के पीछे लोग इतनी बेसिक पब्लिक हेल्थ को भूल जाते हैं. इस वक्त लोग मर रहे थे कि बारीजी और खाड़ी पे अटैक करें. तो अब मसला ये है कि malls and these big places, they need to reinstitute some mechanisms of social distancing. Rather institute, इन्होंने कभी किए ही नहीं है सही तरीके से. तो ये मोटे मोटे कुछ नुकात हैं. और पांचवा पॉइंट है, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द कमांड सेंटर हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट का है और हमारे जितने भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेंटर्स हैं, they should constantly be reading the evidence that is coming out, and they should be guiding the media on how to report on that evidence, because otherwise every single time you're going to have a pandemic or an epidemic, and in this globalized world you will have pandemics and epidemics every second year, third year. This is going to be a routine thing for you. तो हर दफा हम इस तरह के लॉकडाउन में नहीं जा सकते जहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं मिल रहे, जहाँ पे मियाँ बीवी दूर हुए हुए हैं, जहाँ पे इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ पेंडेमोनियम. एंड मैं मास इस बात पे थोड़ा सा एम्फसाइज, सो दीज आर माय 5 पॉइंट्स. लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मास, जो कि बहुत जरूरी है, दैट पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि जब भी बात होती है कि लॉकडाउन को किसी भी लेवल पे ईज डाउन किया जाए, पीपल इमीडिएटली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई तुम लोगों को मारना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो. आई मीन ये जो बाइनरी है ना कि या खोल दो पूरी सोसाइटी को या सारे बंद होके रहो, ये बाइनरी है ही गलत, ये नॉन साइंटिफिक है, ये पॉलिटिकल पोजीशंस हैं. एंड वी नीड टू रिमूव पॉलिटिक्स फ्रॉम द डिस्कोर्स, बिकॉज द थिंग इज जब तक पॉलिटिक्स रहेगी, हमारे पास नई एविडेंस आती रहेगी, हम उस एविडेंस को रिजेक्ट करते रहेंगे. नहीं भाई, ये तो एविडेंस ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तो बात ही गलत है. तो पहली बात ये है कि हमें ये बाइनरी छोड़ना पड़ेगा. किस हद तक सोसाइटी खोल सकते हैं? डेटा को देखते हुए. आगे क्या डेटा आ रहा है, वो क्या बता रहा है, क्या वो बता रहा है कि हम मजीद सोसाइटी खोल सकते हैं? लेट्स गो फॉर इट. अगर वो हमें ये बता रहा है कि यार सर्ज आ रहा है, हमारे डॉक्टर्स के लिए मसला बन सकता है, अच्छा कहाँ से सर्ज आ रहा है, हमने क्या वो रोल बैक किया था जहां से सर्ज निकल रहा है, अच्छा उस रोल बैक को रीअसेस करो और वापस करो.
पिछले वाले जो रोल बैक है उससे नहीं निकला था, अगर ज्यादा डिजीज, उसको सस्टेन करो। सो हमें सिस्टम्स थिंकिंग में जाना पड़ेगा। ये कोई ऑल और नथिंग प्रोपोजिशन तो है नहीं। हमारे जो इस वक्त जो लॉकडाउन है, इसकी वजह से डिजीजेस ऑफ डिस्पेयर बढ़ रहे हैं। आई वाज टॉकिंग टू अ साइकियाट्रिस्ट एंड ही सेड दैट देयर इज a 400% increase in the number of patients I am seeing who have OCD. This was a psychiatrist from Peshawar. And obviously, this is anecdotal, but let me give you a figure that is not anecdotal. The sales of psychiatric pharmaceuticals in United States has gone up by 50%. 50% इंक्रीज हुआ है। उनकी जो सुसाइड और डिप्रेशन की हेल्पलाइंस हैं, उसके ऊपर नंबर ऑफ कॉल्स हैव इंक्रीज बाय 40%। The number of people who are expected to face extreme famine this year, कहत साली, वो है 250 मिलियन से ऊपर। इसके अलावा there are so many reports coming out कि ये कोविड पैनिक और फियर की वजह से people who have serious health conditions or have developed serious health conditions in the last 2-3 months, they have not sought out healthcare, even to the degree कि यूके में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जहां पे लोगों को हार्ट अटैक हुआ है और वो घर से नहीं निकले। तो आप समझ सकते हैं कि the fear and panic is not what would you call, it doesn't correspond to the problem at hand. We know this, that a 1% decrease in employment, a fall in employment, 1% ends up killing 37,000 people. This is slightly old data, but I'm certain it's quite relevant to the discourse. A 1% drop in GDP increases chronic illnesses in a society by 2%. अब इसको आप juxtapose करें दोनों चीजों को. So this is not a conversation about economy versus lives. This is a conversation about लॉकडाउन से कितने लोग मर रहे हैं कोविड के बगैर, और लॉकडाउन से कितने लोग बच रहे हैं कोविड की वजह से जो लोग बीमार हो सकते थे, और उस लॉकडाउन का क्या पहलू है जो उन लोगों को बचा रहा है. क्या पूरा लॉकडाउन जरूरी है उन लोगों को बचाने के लिए, या सोशल डिस्टेंसिंग के और हाइजीन के बाकी मैकेनिज्म्स हैं. लाइक आई गिव यू अ नंबर, 40% ऑफ पाकिस्तानीज डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सोप. व्हाई आरंट वी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर? Much of these infectious diseases, including polio, are there because of poor sanitation. हम करोड़ों की अरबों की वैक्सीनें पिलाते रहेंगे, लोगों को नालियां नहीं बनाएंगे. So we need to understand कि हमारी जो health priorities हैं और जो मसले हैं वो आपस में at odds हैं. तो मैं ये कहूँगा कि ये इस मामले को simplify नहीं करना चाहिए किसी को भी. हमने over simplify कर दिए, जिसकी वजह से ये मामला हमारे गिटों में बैठ जाएगा अगले आने वाले टाइम में. This is amazing. क्योंकि हम हैंडल नहीं कर Manbhai, सकेंगे इसका it was फॉलो. amazing perspective, much needed थैंक यू. change of perspective. और this is just the beginning, उस्मान भाई. अभी हम आपको will be following it up shortly. और इंशाल्लाह I'm hopeful कि you will be giving us more time over the coming days. अब हम इसके बाद हम लोगों के में questions भी हम generate कर लेंगे इस सेशन के बाद, और फिर we'll get back to you with how to follow up with these questions, inshallah. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू रिसीव एनी क्वेश्चंस, आप मुझे वो डेफिनेटली ईमेल कर दें, टेक्स्ट कर दें. आई वुड लाइक टू लुक अप द डेटा ऑन दैट, एंड डेटा की बेसिस पे मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आई नीड टू रीइटरेट अ पोजीशन हियर दैट मेरे कोई इसमें जाती मफादात नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है. मेरी अम्मी और मेरी बेटी को उतनी ही रिस्क है जितने बाकी लोगों को है. And I want the best for them. I want the best for our society as a whole. The key word is total harm minimization. Overall harm ko humne minimize karna hai, and inshallah whenever you send me the questions I will respond accordingly. We'll inshallah follow up the questions in a follow up session, inshallah, Usman bhai. Inshallah. Thank you so much. मैं अब आपकी ना recording बंद कर दूँ.